नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक और नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा, जहां हम बात करेंगे नए भारत की। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि बीते कल जो नतीजे आए हैं उनको लेकर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज बात होगी 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की भी, जहां विधानसभा चुनावों के नतीजे बीते कल आए और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को पहली बार जबरदस्त जीत हासिल हुई, तो वहीं असम में पार्टी वापसी में भी कामयाब हो गई। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो टीवी की बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मैं हूं कृतिका और अगले 1 घंटे स्टूडियो में मेरा साथ देंगे मेरे सहयोगी अजय मिश्र। धन्यवाद कृतिका। और जैसा कि अभी कृतिका ने बताया कि हम लोग जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसको तफसील से अपने रिपोर्टर्स जो ऑन ग्राउंड हैं उनके साथ चर्चा करेंगे। आगे की रणनीति क्या है, इन बदलावों के मायने क्या हैं और क्यों आज का नया सवेरा वाकई पूरे भारत में एक नई सुबह लेकर के आया है। इन नतीजों के साथ साथ बात होगी आर्थिक विकास की भी। मनी मंत्र हमारे स्पेशल सेक्शन में आपको बताएंगे अपने बच्चों के लिए आप पीपीएफ अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। तो वहीं पर हमारा जो रेगुलर सेगमेंट है एक दिन एक उत्सव, जो भारत की भारतीयता का एक अद्भुत संगम आपको दिखाता है, उसमें भी हम आपको खास स्पेशल सेगमेंट पे लेकर चलेंगे। तो चलिए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं अब तक की सुर्खियों के साथ। बंगाल में पहली बार बनेगी बीजेपी की सरकार। प्रधानमंत्री ने कहा पहली कैबिनेट में मंजूर होगा आयुष्मान योजना। महिला आरक्षण के विरोधियों को मिला सबक। यूपी में भी महिलाओं का प्रकोप सहने के लिए तैयार रहे समाजवादी पार्टी। अब बंगाल के ही भवानीपुर में हुआ बड़ा उलटफेर। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया। कहा यह हिंदुत्व की जीत, ममता का राजनीतिक करियर खत्म। असम में फिर हेमंता मॉडल, पुडुचेरी में भी एनडीए सरकार, तो वहीं सुपरस्टार विजय की तमिलनाडु की सियासत में धांसू एंट्री। लेकिन सरकार बनाने के लिए गठबंधन की होगी जरूरत। केरलम में लेफ्ट का सफाया। नई दिल्ली में आज भारत वियतनाम के बीच द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी से मिलेंगे वियतनाम के राष्ट्रपति। व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग मजबूत करने पर होगी चर्चा। सीएए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज से अंतिम सुनवाई। 200 से ज्यादा याचिकाओं पर गौर करेगी अदालत। और एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप में आज भारतीय टीम के सामने जापान की मजबूत चुनौती। भारत को पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया से मिली थी हार। तो पश्चिम बंगाल में नया सूर्योदय हुआ है और पहली बार बीजेपी का कमल यहां खिला है और अब जल्द ही यहां भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनेगी। बंगाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया है, उनके विकास के वादों पर अपना विश्वास जताती हुई नजर आई है। और बंगाल में विशाल जीत के बाद कल शाम प्रधानमंत्री जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो उनका आकर्षक लुक चर्चा में रहा। पारंपरिक धोती कुर्ता और सांस्कृतिक संदेश के साथ जो उनका अंदाज था उसने काफ़ी सुर्खियां बटोरी। पारंपरिक धोती कुर्ता पहनकर उन्होंने सांस्कृतिक संदेश दिया। बीजेपी मुख्यालय में उनकी ये एंट्री केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक स्टेटमेंट बन गई। गले में ऑफ वाइट पर लाल बॉर्डर वाला पारंपरिक गमछा था। तो ये परिधान बंगाल की संस्कृति की एक ऐसी परछाई थी जिसके रंग बहुत गहरे हैं और मायने भी। सिर्फ यही नहीं, प्रधानमंत्री ने बंगाल, असम और पुडुचेरी में जीत के बाद पार्टी हेडक्वार्टर्स में इस मंच पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को भी जिस अंदाज में सम्मान दिया वो भी सुर्खियों में। बिल्कुल, इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही खुद को एक कार्यकर्ता और नितिन नवीन को अपना बॉस कह चुके हैं और नितिन नवीन का नाम अब इतिहास में भी दर्ज हो चुका है, क्योंकि बंगाल की धरती पर पहली बार कमल खिलाने का जो श्रेय है वो काफी हद तक नितिन नवीन को जाता है। तो बंगाली अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कल नजर आए और इसके साथ ही जो उनका
जो पारंपरिक अंदाज था वो सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ नजर आया कहीं ना कहीं अजय। बिल्कुल सही बात है और इसके बहुत सारे संदेश हैं पूरी जनता के लिए। और कल तो प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया को इन जो विधानसभा चुनाव ने बहुत बड़ी एक तरह से बहुत बड़ा संदेश दिया है और बहुत बड़ी सीख भी दी है। और उस पर हम चर्चा करेंगे किस तरह से ये जो चुनाव है उसने कई जगहों पर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन किए। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि पूरे देश में अब लेफ्ट का नामो निशान नहीं है। वहीं पर फिर से एक तमिलनाडु में एक नया सितारा जिसने पहली बार चौंकाया आकर के। तो ये सारी जो चीज़ें हैं भारत में लोकतंत्र की जीत हुई है, इस बात को कल प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया। बिल्कुल, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने आखिर अपने विजय संदेश में बीते कल जब वो पार्टी कार्यालय पहुंचे थे तो उन्होंने वहां पर क्या कुछ कहा है इस पर भी गौर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि न सिर्फ पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, केरलम और तमिलनाडु की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल करी, बल्कि उत्तर प्रदेश में जो अगले साल होने वाले चुनाव है उससे जुड़ी हुई भी एक ऐसी बात प्रधानमंत्री ने कह दी जिससे विरोधी दलों को इस समय बेचैनी कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिला, ये बात उन्होंने कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल अब भय मुक्त हो चुका है, बंगाल में अब नया अध्याय है। अंग, वंग और कलिंग का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, भारत के मजबूत स्तंभ के तौर पे। साथ ही डॉक्टर मुखर्जी की आत्मा को शांति मिली होगी, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कल पार्टी कार्यालय से कहते हुए नजर आए। तो मां गंगा का एक विशेष आशीर्वाद उन्हें मिला है। गंगोत्री से गंगा सागर तक का जो सफर है कमल का, उसका जिक्र उन्होंने किया। खासतौर पर अंग, बंग और कलिंग की बात की, यानी बिहार, उड़ीसा और बंगाल में। स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आप अंग, बंग और कलिंग को विकसित नहीं बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जीत का श्रेय उन्होंने अपने नेतृत्व को नहीं दिया बल्कि आम कार्यकर्ताओं को दिया। एक बड़ी बात और कि उन्होंने कहा कि अब ये बदले का समय नहीं है, अब ये बदलाव का समय है और इसलिए भय की राजनीति से निकल करके अब विकास की राजनीति पर राज्य को आगे ले जाना बीजेपी की प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि बंगाल की पहली कैबिनेट में ही जो योजनाएं अब तक बंगाल वासियों तक नहीं पहुंची, उसमें आयुष्मान योजना, उसका पहली ही कैबिनेट में ऐलान किया जाएगा और सभी को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा पहुंचाने के लिए रास्ता खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को भी महिलाओं का जो आक्रोश है वो सहना पड़ेगा। वंदे मातरम के 150वें साल में जीत का ये बड़ा महत्व है और भाजपा को हर जगह जीत मिल रही है। हमारा मंत्र नागरिक देवो भव है, मां गंगा का हम पर आशीर्वाद और भारत में कहीं भी कम्युनिस्ट सरकार इस समय नहीं है, जैसा कि हमने भी जिक्र किया। इसके साथ इन्होंने कहा कि मां कामाख्या का हम सब पर आशीर्वाद। पुडुचेरी के युवाओं के लिए जो काम किया जा रहा है वो भी लगातार जारी रहेगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी की जो प्रेजेंट जीत है उससे पश्चिम बंगाल में एक नया अध्याय जुड़ा है। दरअसल बंगाल में बड़ा परिवर्तन हुआ और उन्होंने कहा कि अब बंगाल के लोगों को डरने की जरूरत नहीं। और शायद यही सबसे बड़ा फैक्टर था जिसमें लोगों को प्रभावित किया, लोगों को एक तरह से इस बात की ओर आकर्षित किया कि वो लोकतंत्र के लिए अपना वोट करें। और उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि वो हिंसा के इस अंतहीन चक्र को अब हमेशा के लिए खत्म करें, जो बंगाल की जनता ने पहले वाम दलों के शासन में और उसके बाद तृणमूल के शासन में सहन किया। बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है, विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। बांग्लाय परिवर्तन होए गेछे। मेरी सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से अपील है, आइए हिंसा के इस अंतहीन चक्र को हमेशा के लिए खत्म करें। किसने किसे वोट दिया, किसे नहीं दिया, उससे ऊपर उठकर बंगाल की सेवा के लिए काम करें। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस समेत सभी विरोधी दलों को महिला विरोधी बताया और कहा कि उनकी ये हार संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम को पारित होने से रोकने का नतीजा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि महिला आरक्षण का विरोध करने वाले दलों को महिलाओं के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। आपको सुनाते हैं।
नारी शक्ति की इस रफ्तार को कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कुछ दिन पहले रोकने का काम किया है। इन नारी विरोधी दलों ने संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन को पास नहीं होने दिया और इसलिए मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाले ऐसे दलों को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। आज कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को बहनों बेटियों ने सजा दी है। जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। तो आपने देखा किस तरह से विपक्ष को आड़े हाथों लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये कहा जो महिलाओं के प्रति उनका जो रवैया रहा पूरे के पूरे इस विशेष संसद के सत्र के दौरान, इसका नतीजा चुनाव में उन्हें देखने को मिला है। और ख़ास तौर पर समाजवादी पार्टी यानी 2027 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, स्पष्ट तौर पर उन्होंने एक संकेत भी दे डाला कि अब अगली जो लड़ाई है उत्तर प्रदेश में एक तरह से बीजेपी उसके लिए तैयार। बिल्कुल, और इसी के साथ अगर हम देखें तो भवानीपुर की जब हम जिक्र करते हैं तो वहां पर भी एक सबसे बड़ा उलटफेर बीते कल हम सभी को देखने को मिला, जहां शुभेंदु अधिकारी ने प्रदेश की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी उनको 15,000 से ज्यादा के वोटों के अंतर से हरा दिया। और कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर विधानसभा सीट पर भारी मतों से जीत हासिल करने के बाद मिठाई भी बांटी। और ये उस दौरान की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि ममता को हराना बहुत जरूरी था और इस हार के बाद ममता का राजनीतिक करियर खत्म हो गया है। ये बहुत जरूरी था, ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। ये हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। तो स्पष्ट तौर पर सभी की निगाहें कल थीं विधानसभा चुनाव पर, विधानसभा चुनाव में भी बंगाल के चुनाव पर, और फिर बंगाल के चुनाव के अंदर भवानीपुर सीट पर, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, जहां पर खुद ममता बनर्जी की एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही शायद अब राज्य की नहीं पूरे देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है। विपक्ष की रणनीति क्या होगी, आगे जाते हुए बीजेपी की जो विकास की राजनीति है उसको किस तरह से जनता देखेगी, बात करने के लिए शैलेंद्र मिश्र दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज सिंह कोलकाता में होंगे शुभेंदु अधिकारी के घर पर, और सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता बंगाल बीजेपी ऑफिस में। तीनों ही रिपोर्टर्स के साथ जुड़ते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, और सबसे पहले शैलेंद्र आपके पास में आना चाहेंगे। बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पार्टी कार्यालय पहुंचे तो सबसे पहला जो उनका लुक था उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। उसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में जो नतीजे है उनका तो जिक्र किया ही, लेकिन इसके साथ इन्होंने अगले साल जो चुनाव होने वाले विधानसभा के उत्तर प्रदेश को लेकर उसका भी जिक्र करते हुए नजर आया और कहा कि समाजवादी पार्टी को सावधान रहने की जरूरत है। कृतिका, देखिए, जो कांग्रेस की अगुवाई में इंडी गठबंधन है, उनके लिए बहुत चुनौतियां बढ़ गई हैं इन चुनावों के नतीजों के बाद। और कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा को चिताते हुए हाथों लेते हुए कहा, दरअसल जो महिला आरक्षण बिल आया था विशेष सत्र में, उसका सपा ने भी विरोध किया था। और बीजेपी का कहना है कि जिन जिन दलों ने विरोध किया है उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो निश्चित तौर पर
समाजवादी पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे। देखिए, निश्चित तौर पर जो लुक है, जो वेशभूषा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो चर्चा का विषय रही। आप याद कीजिए, जब बिहार में चुनाव जीते थे, गमछा लहराने वाली जो तस्वीरें थी वो किस तरह से चर्चा का विषय थी। झालमुड़ी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाया था पश्चिम बंगाल में, और हमने देखा था कि करोड़ों लोगों ने उस वीडियो को देखा था। और कल बीजेपी दफ्तर में झालमुड़ी खूब बांटी गई, लोगों ने बड़े चाव से खाए, तमाम मुख्यमंत्रियों ने झालमुड़ी मंगा कर खाया। तो ये एक तरह से देखें, जो जनता से कनेक्ट करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तरीका है वो भी दिखाता है। लेकिन कल के नतीजों के बाद ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी जरूर केरलम को लेकर एक संतोष जाहिर कर सकती है। क्षेत्रीय दलों को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। उनकी जो राजनीति है वो एक एक कर देखिए अब उसमें पराभव हो रहा है। ममता बनर्जी खुद चुनाव हार गई और टीएमसी तो बुरी तरह चुनाव हारी ही है। एमके स्टालिन आप देखिए कि वहां पर सत्ता से बाहर हो गए हैं। तो ऐसे में बड़ी चुनौती है कांग्रेस और उनके सहयोगियों के लिए कि वो कैसे जो उनकी मौजूदा जो हालात है राष्ट्रीय राजनीति में, कैसे उसको बचा पाए। आगे बढ़ाने की तो बाद में सोचेंगे, पहले चुनाव दर चुनाव अपने उस पराभव को, अपने उस नीचे जाने के स्तर को रोक पाए, यही एक चुनौती होगी अब। चूंकि चुनाव दर चुनाव हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने अपने स्थापना से पहले जनसंघ के समय में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सपना देखा था उसको पूरा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुआ है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शुभ साबित हुए हैं जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला ही विधानसभा का 5 राज्यों का चुनाव था और बीजेपी को इतनी शानदार सफलता हासिल हुई। बिल्कुल शैलेंद्र, और जिक्र किया प्रधानमंत्री ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी जिक्र किया, इस बात का भी कि उन्होंने अंग भंग और कलिंग यहाँ पर जो राजनीति है उसकी बदलाव की जो आह्वान किया था उसको अब बीजेपी ने पूरा किया। बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा। चलते हैं संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं नीरज सिंह और साथ ही सौरभ दत्ता। सौरभ, ये पहली बार बंगाल की राजनीति में हुआ है कि गठबंधन की सरकारों ने दूसरे गठबंधन की सरकार को एक तरह से सत्ता से बाहर किया है, लेकिन पहली बार एक पार्टी, एक राजनीतिक पार्टी और वो भी बीजेपी, वाम दल उसके गठबंधन को और फिर तृणमूल कांग्रेस और उसके गठबंधन को पूरी तरह से निकाल देती है। शायद ये विजय का बहुत बड़ा रथ था और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अश्वमेध था, अश्वमेध यज्ञ जिसमें बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। क्या वजह रही? अजय जी, देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बंगाल की जनता को आज प्रधानमंत्री जी की धन्यवाद से हुआ है। ये मेरे हाथ में आज सुबह का पेपर है। हर एक पेपर में आपको ऐसे ही तस्वीर देखने को मिलेगा जहाँ पे हर बंगाल की जनता को प्रधानमंत्री की ओर से शुभकामनाएं, धन्यवाद दिया गया है और उसमें साफ तरीके से लिखा है कि धन्यवाद बंगाल। तो ये साफ तरीके से जताती है कि ये कितनी बड़ी जीत आज बंगाल में बीजेपी को, भाजपा को मिला। इसका एक बड़ा कारण है कि अगर आप भाजपा के संकल्प पत्र देखें तो हर एक क्षेत्र के लिए, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, जो नई पीढ़ी है उनके लिए कुछ ना, चाहे मजदूर जो है सबके लिए कुछ ना कुछ था, यानी एक दिशा था। चाय बगान की मजदूर के लिए क्या करना था उसका एक पॉइंट वहां पे साफ तरीके से कहा गया था कि उनके लिए वो क्या करना चाहते, भाजपा क्या करना चाहते हैं। जो युवा है उनके रोजगार के लिए क्या लक्ष्य है वो था। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या करना है वो था। यहाँ तक कि जो भ्रष्टाचार घोटाले के मामले हैं तो वो उस सारी बातों में कमेटी गठन करके तुरंत स्टेप लिया जाएगा। जो वो कहा गया था, जो महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हुआ है उन सारे केसों में, उन सारे मामलों में कार्रवाई किया जाएगा, ये कमिटमेंट था। आप अगर सरकारी कर्मचारी पकड़ ले तो उनको 45 दिन के अंदर ये जो है सेवेंथ पे कमीशन वो गठन करके सरकारी कर्मचारी का जो इस सरकार, ममता सरकार के खिलाफ जो आक्रोश था उसके खिलाफ बीजेपी ये वो भी था। एक तरफ आलोचना था और दूसरी तरफ क्या करना है उसका दिशा था। लेकिन आप अगर दूसरी तरफ ममता सरकार को देखेंगी और ममता तृणमूल की अगर पॉलिटिक्स कैंपेन देखेंगे तो वो एक नकारात्मक कैंपेन था, जहाँ पे एसआईआर का विरोध था, जहाँ पर सिर्फ चुनाव आयोग को एक प्रतिपक्ष बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के जो बॉडी है ऐसा कोई नहीं है, चाहे वो केंद्रीय बल हो, चाहे वो सेना हो, सबके खिलाफ वो जिस भाषा से चुनाव आयोग
प्रचार मंच से हमलावर हुई, उसका भी कड़ी निंदा हुआ, क्योंकि बंगाली ऐसा एक जाति है, वो कृष्टिशील रुचिशील जाति है, वो ऐसी भाषाओं को कभी अपनाती नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए वहाँ के लोगों को अपनाती नहीं भद्रलोक है। कहा जाता है और भद्रलोक पर भी असर इसका दिखाई दिया है। और एक बात है कि ये नहीं है कि सिर्फ ये बंगाल की जनता में ये आक्रोश आज पैदा हुआ, ये पिछले 15 साल से धीरे धीरे आज जाके इस बिंदु पर पहुंचा। और पहले भी इसका प्रतिफलन आपको रिजल्ट में दिखने को मिलता, लेकिन उस बार चुनाव फेयर नहीं था, फ्री एंड फेयर नहीं था। और इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार डर नहीं, लोकतंत्र जीता है। लेकिन नीरज, सबसे बड़े सुपरस्टार शायद शुभेंदु अधिकारी बनकर निकले हैं, जहां पर इस वक्त उनके आवास पर आप हैं। थोड़ा सा फैक्टर्स की बात कीजिए। और शुभेंदु तो एक तरह से लगातार पहले नंदीग्राम में और उसके बाद भवानीपुर में जो एक तरह से प्रतीक मानी जाती थी तृणमूल कांग्रेस की राजनीति का या बंगाल की राजनीति का, ममता बनर्जी उनको करारी शिकस्त दी। इसके आगे क्या? देखिए, बिल्कुल ये एक चमत्कार ही कहेंगे, क्योंकि आप देखें कि भवानीपुर से अजय रही है ममता बनर्जी। और आप देखें कि 2021 के इलेक्शन में जब नंदीग्राम, चूंकि शुभेंदु अधिकारी का गढ़ रहा है, वहां पर ममता बनर्जी ने उनको चैलेंज दिया था और शुभेंदु अधिकारी ने उस चैलेंज को स्वीकार किया और नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी 2026 के इलेक्शन में ममता बनर्जी को चैलेंज देने के लिए भवानीपुर से उतरे और भवानीपुर सीट से 15,000 से ज़्यादा वोटों से हराकर शुभेंदु अधिकारी ने ये सिद्ध कर दिया कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का जो ग्राफ है वो अब तेजी के साथ गिर रहा है। और आप देखें कि टीएमसी के जो लोग हैं उनकी भाषा किस तरह की रही है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों पे आरोप तो लगाते ही रहे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी धमकी देते रहे कि 4 तारीख के बाद जब परिणाम आएंगे तो हम बता देंगे, चुनाव आयोग को बता देंगे, जो अर्धसैनिक बल हैं वो कितने समय तक यहाँ पर रहेंगे। आप देखिए कि टीएमसी के डॉरेक इब्राहिम, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर कोलकाता की एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो उनका एक सांसद अपना सिर मुड़वा लेगा। तो अब तो 6 सांसदों से सिर मुड़वाना पड़ेगा उनको। तो समस्या ये थी कि नकारात्मक जो राजनीति है उससे उनकी शुरुआत हुई। और महिलाओं को लेकर आप देखें कि प्रधानमंत्री ने जिन महिलाओं का जिक्र किया था, वो महिलाएं जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो पीड़िता की मां है, वो प्रचंड बहुमत से जो चुनाव है वो जीती हैं। संदेश खाली की महिला जो घर घर में काम करती थी और राजनीतिक उत्पीड़न का शिकार होती थी, वो इस चुनाव में जीती है। तो इन महिलाओं ने बता दिया है कि ममता बनर्जी की जो राजनीति है वो ठीक नहीं चल रही थी। 2011 में आप देखें कि जब ममता बनर्जी यहाँ पर लेफ्ट की सरकार को तोड़ते हुए पश्चिम बंगाल की गद्दी पर सवार हुई थी, तो उस समय लेफ्ट के समय भी इसी तरह की राजनीतिक हिंसा हो रही थी और पश्चिम बंगाल के लोगों ने ममता बनर्जी में एक आस देखी थी। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की गद्दी पर सवार होती हैं, वो लेफ्ट के ही उस ढर्रे पर चली जाती हैं और राजनीतिक हिंसा का जो दौर है वो यहाँ शुरू होता है। आप देखें कि शुभेंदु अधिकारी ने जब प्रेस से बात की तो इस बात का जिक्र किया कि सीपीएम के जो काडर हैं उन लोगों ने भी उनको वोट दिया है और ये हिंदुत्व की जीत है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से टीएमसी ने यहाँ पर एक वर्ग विशेष के साथ भेदभाव किया और दूसरे वर्ग को फ़ायदा देने की तमाम कोशिशें की। ये उसी का नतीजा है कि पूरे जो हिंदुत्व है पश्चिम बंगाल का, क्योंकि आप देखें कि उत्तर जो पश्चिम बंगाल है उसमें हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी मजबूत रही थी और जो दक्षिणी पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा है वहाँ पर कमज़ोर रही थी। लेकिन इस बार आप देखें कि कमल उत्तर से लेकर दक्षिण तक खिला हुआ है। तो ये बताता है कि टीएमसी को लेकर किस तरह की नाराजगी थी, कई तरह के मुद्दे थे, भ्रष्टाचार, कट मनी, महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं के ऊपर तमाम तरह के राजनीतिक अत्याचार, इसके साथ युवा पलायन, बेरोजगारी, ये तमाम ऐसे इशू थे जिनके आधार पर लोग निकले और ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ वोट दिया। अब आज उम्मीद की जा रही है कि शायद विधायक दल की जो बैठक है वो हो सकती है और उसके बाद एक नाम सामने आएगा कि कौन पश्चिम बंगाल की गद्दी पर सवार होगा। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे नीरज। इस बीच हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी कुछ कहना चाह रहे हैं। शैलेंद्र, आप जो कहना चाहिए वो तो बताइए, लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी कुछ करते हैं वो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड बन जाता है, क्योंकि जब बिहार विधानसभा चुनाव थे तो उस दौरान जो उन्होंने गमछा नचाया वो काफी ट्रेंड में रहा और इसके बाद में इस बार झालमुड़ी इस बार काफी ज्यादा ट्रेंड में रहती हुई नजर आई। बीते कल जब नतीजे आए तो काफी सारे लोग जो हमारे जानने वाले भी हैं सोशल मीडिया पर झालमुड़ी की बाहर जैसे आ गई, हर कोई झालमुड़ी की जो तस्वीर है वो साझा करता हुआ नजर आया। शैलेंद्र,
कृतिका, अगर कोई डाटा निकाला जाए कि कितनी झालमुड़ी खाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी खाने के बाद, तो शायद एक नया रिकॉर्ड बन गया होगा। कल आप देखिए बीजेपी के तमाम मुख्यालयों पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम बीजेपी कार्यकर्ता केंद्रीय कार्यालय पर झालमुड़ी खाते नजर आए। तो निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ करते हैं वो एक ट्रेंड बन जाता है। बिल्कुल। एक और बात मैं कहना चाहता था कि दरअसल ये बंगाल के नतीजे दिखाते हैं कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी, और दूसरी बात, वंशवाद की राजनीति पर एक प्रहार है जनता का। सब जानते हैं कि ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी जो उनके भतीजे हैं, वो एक तरह से पार्टी को कंट्रोल करते थे, उन्होंने टिकट बांटे थे, पूरी अभियान संभाले हुई थी। तो यानी आप अपने पार्टी में उसको एक परिवार की तरह चलाएं और किसी योग्य व्यक्ति को पार्टी का उत्तराधिकारी न बनाकर अपने बेटे, भतीजे या जो भी परिवार में जिसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं उसको आगे बढ़ाएं। ऐसी राजनीति को एक एक कर अब नकारने का काम जनता कर रही है। आप तमिलनाडु में भी वो देख रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में तो इस बात के बहुत स्पष्ट संकेत इन चुनावों के नतीजों ने दे दिए हैं। तो ये एक भारतीय राजनीति का नया ट्रेंड है कि अगर आप वंशवाद की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं तो जनता आपको जवाब देगी। दूसरी बात, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का अतिवाद अब नहीं चलेगा, ये बंगाल के नतीजों ने बता दिया है। और तीसरी बात जो और जोड़ना चाहता हूं कि अगर आप महिला सुरक्षा की उपेक्षा करते हैं तो बिल्कुल ही जो आधी आबादी है वो अब अपने फैसले खुद लेती है, यानी वो ये फैसला करती है कि किस राजनीतिक दल को वो पसंद करती है। तो वो एक बड़ा फैक्टर चुनाव दर चुनाव हम बनता हुआ देख रहे हैं, और बंगाल के चुनाव में स्पष्ट तौर पर उभर कर सामने आया। जी बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, और विधानसभा चुनाव के नतीजों का विश्लेषण इस शो के जरिए लगातार कर रहे हैं। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है। हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल। सेल देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहां भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना है डोरी के साथ, और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। ब्रेक से पहले हमने बात करी पश्चिम बंगाल की, और अब बात करते हैं असम की, जहां हिमंता मॉडल हिट रहा है, और ये इस बार चुनाव के नतीजों से साबित भी हो चुका है, क्योंकि असम के लोगों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को बम्पर वोट देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा जताया। तो वहीं हिमंता अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री होंगे, हालांकि उससे पहले पार्टी की औपचारिक प्रक्रियाएं भी पूरी की जाएंगी। तस्वीरों में आप देख रहे हैं हिमंता बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। कल उन्होंने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ मुलाकात की। उनकी सीट थी जाकुलबारी। इस सीट पर उन्होंने 63,000 से ज़्यादा वोट से जो बढ़त के साथ अपनी अजेय छवि बरकरार रखी है। जीत के बाद हिमंता बिश्वा शर्मा ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को लगातार तीसरी बार सत्ता देने के लिए असम की जनता को धन्यवाद कहा, और कहा शतक के साथ हैट्रिक के लिए शुक्रिया। असम का जनता को हमारे पार्टी का ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो बीते 10 साल असम को जो मोदी जी ने सेवा की
किया, इसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। और आगे भी मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में असम हर बिंदु में आगे बढ़ेगा। यही आशा लेके असम का जनता ने मोदी जी को वोट दिया। और इसकी क्या बात है कि असम में बीजेपी को कोई हरा नहीं पा रहा है। इससे पीछे बहुत बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, उनकी विश्वसनीयता है और हिमंता बिस्वा शर्मा का तीखा अंदाज, उनके काम करने का जो तरीका है, एक बार फिर से जिसे हिमंता मॉडल कहा जा रहा है, उसका असर दिखाई दिया। तेज फैसले करते हैं, आक्रामक प्रशासन और मजबूत नेतृत्व के लिए उन्हें जाना जाता है। और जो उनके तीखे तेवर हैं, खासतौर पर हम अपने विरोधियों के लिए, वो उनको जो पसंद करते हैं उनको खासा आकर्षित करता है। साथ ही साथ डबल इंजन की जो सरकार है, उसका जो विकास के कार्यों पर असर पड़े, चाहे वो आप सेमीकंडक्टर की बात करें या फिर बहुत बड़े बुनियादी ढांचे में जो विकास हुए हैं, वहाँ पर बोरीवली ब्रिज जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुए हैं, उनकी बात करें। CAA पर जो नैरेटिव बदला है, उन्होंने जिस तरह से कहा कि CAA ज़रूरी है और हिंदू बंगाली वोट बैंक में जो उनकी पकड़ है वो अत्यंत मजबूत है और इसकी वजह से जो हिमंता मॉडल है एक बार फिर से हिट हुआ, हैट्रिक बनाता हुआ दिखाई दिया। इसके साथ ही घुसपैठ और अस्मिता की राजनीति का भी कहीं ना कहीं असर इस दौरान देखने को मिला है, क्योंकि वो लगातार इसका जिक्र करते रहे हैं। हिंदुत्व और खास तौर पर असमिया पहचान का कॉम्बिनेशन भी उनकी इस सफलता के पीछे एक कारण के तौर पर इसे देखा जा रहा है। राष्ट्रवाद और साथ ही क्षेत्रीय भावनाओं का जो गठजोड़ है हिमंता का, वो भी इस समय काफी मायने रखता है इस जीत के पीछे। लेकिन वहीं जहां एक तरफ उनकी मजबूत छवि, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष में जो बिखराव है वो भी इस बार एक कारण है। और ऐसे में महिला चाय बागान वोट बैंक पर भी अच्छी खासी मजबूत पकड़ हिमंता की है। तो ऐसे में ये तमाम वो वजह है, ये तमाम वो रीजन है जिनकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आई है और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को करारी हार का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्वनी मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि असम के गुवाहाटी में इस वक्त मौजूद है। अश्वनी, सीधे तौर पर अगर हम असम की बात करें तो हार और जीत के पीछे जो कारण है वो तो हमने अपने दर्शकों को बताया ही, लेकिन इस समय वहां पर किस तरीके का माहौल इस समय नजर आ रहा है? क्योंकि जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो चुनाव प्रचार के दौरान हिमंता बिस्वा शर्मा के भी कई सारे सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियोज काफी वायरल हुए थे, डांस करते हुए, आम लोगों के बीच में जाकर के उनके साथ सेल्फी लेते हुए। और बीते कल जब जीत मिली, भारी अच्छी खासी जीत मिलने के बाद में भी उनकी कुछ इसी तरीके की तस्वीर सामने आई। अश्वनी, निश्चित तौर से कृतिका, तस्वीरें तो यहाँ पर कल शाम को थी। पूरा आप ये समझिए कि होली सरीखा माहौल था, हर कोई थिरक रहा था, हर कोई डांस कर रहा था। खुद हिमंता बिस्वा शर्मा यहाँ पर आकर जब प्रेस से मुखातिब हुए तो उसके बाद यहीं पर उन्होंने स्टेज पर बड़ी देर तक लोगों के साथ यहाँ का जो भाजपा का जो प्रचार गीत है उस पर बड़ी देर तक डांस किया। तो कल का दिन यहाँ निश्चित तौर से ऐतिहासिक था। भाजपा ने जीत ही नहीं दर्ज की है, इतिहास रचा। और उस इतिहास रचने में हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार और डबल इंजन सरकार की जो अब पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियां रही हैं, वो कहीं ना कहीं शतक और हैट्रिक दोनों, या तो हैट्रिक लगती है बॉलिंग होती है या फिर शतक लगता है बैटिंग होती है, लेकिन बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में मैदान जीतने का काम किया है एक तरीके से। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर देखें 2015 में जब हिमंता बिस्वा शर्मा आए तो भाजपा यहाँ पर 5 विधायकों वाली पार्टी थी। सर्बानंद सोनोवाल ने सबसे पहले यहाँ पर सरकार बनाई 2016 में, और जब सर्बानंद सोनोवाल ने यहाँ पर भाजपा की सरकार बनाई पहली बार, तो उसके बाद उसी सिलसिले को बहुत धुआंधार और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया हिमंता बिस्वा शर्मा ने। बहुत सारे कारण रहे हैं। अगर विकास का मॉडल देखें तो विकास का मॉडल यह है कि असम आज बदला हुआ दिखता है। असम में बड़े बड़े पुल हैं, जैसा कि अभी अजय बता रहे थे, लेकिन उनका नाम रखा जाता है भूपेन हजारिका पे, उनका नाम रखा जाता है भास्कर बर्मन पे, राजा भास्कर बर्मन पे। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होते हैं, लचित बुरफुकन जो यहाँ के महान योद्धा थे उनको। तो विकास और विरासत दोनों को, जातीय अस्मिता, स्वदेशीपन, बाहरी बनाम स्वदेशी, स्थानीय बनाम बाहरी, यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिस पर असम आंदोलन हुआ और राजनीतिक दलों का अभ्युदय हुआ और वहाँ की राजनीति बदली। तो वो लगातार जो यहाँ की स्पिरिट रही है स्थानीय बनाम बाहरी, वो कहीं ना कहीं उस पर लोगों को लगा कि हमारी अस्मिता को, हमारे सम्मान को, हमारे स्वाभिमान को, हमारे अभिमान को, हमारी संस्कृति को संरक्षित किया जा रहा है। विकास के बड़े बड़े दावे नहीं है, विकास पूरी तरीके से धरातल पर दिखता है। लेकिन अश्विनी, ये समझना चाहेंगे कि असम में चाय बागान के मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि असम में 10 सालों की सत्ता के बाद थोड़ा सा एंटी इनकम्पेंसी भी होती है, थोड़ी सी नाराजगी भी होती है जनता में। लेकिन कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, उनका चेहरा थे गौरव गोगोई,
वो हार गए। यहां तक कि जो पूर्व कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं, तीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उनके बेटे हार गए। यानी वंशवाद को भी एक तरह से बढ़ावा नहीं दिया आसाम ने। तो ऐसा क्या हुआ कि ये शतक इस बार लगाने में कामयाब रहे हिमंता बिश्वा शर्मा? अजय, एक चीज और मैं बताऊंगा, लगातार जोरहाट में गौरव गोगोई पीछे चल रहे थे। मैं इलेक्शन में भी था, तब भी लोग ये कहते थे कि ये केवल पॉलिटिकल टूरिज्म करने आते हैं। विपक्ष में नेता, लोकसभा में कांग्रेस के नेता के रूप में वो यहाँ से दिल्ली की राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते थे। लोगों ने उन्हें लोकसभा पहुंचाया, लेकिन लोकसभा पहुंचाने के बाद अगर वो देख रहे हैं कि उनका जनता से इंटरेक्शन नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं जनता ने उनको सबक सिखाई है। दिन भर वो पीछे चले, अंत में हारे। और स्थिति ये थी कि जो पोलिंग बूथ नंबर 52 था, जो कि गौरव गोगोई का अपना बूथ होता है, वहां पर गौरव गोगोई पीछे चल रहे थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि लोगों को कितनी नाराजगी है उनके राजनीति करने के तरीके से। पिता उनके बड़े नेता थे, पिता ने उन्होंने यहाँ पर कमान संभाली, लगातार वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो विरासत की राजनीति, वंशवाद की राजनीति पे जब आ जाती है तो उसको भी जनता कहीं नकारती है। भाजपा का कोई चेहरा यहाँ पर ऐसा नहीं, बहुत सारे राज्यों में ऐसे चेहरे नहीं है जो राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हो। जनता से जुड़े हुए, जमीन से उठे हुए लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे हैं। और खुद प्रधानमंत्री बनना भाजपा का, नरेंद्र मोदी का, इस बात को बताता है कि किसी तरीके की नहीं यहाँ पर काबिलियत। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की योग्यता निर्धारित की जाती है। एक चीज मैं असम के बारे में और बताऊंगा, चाहे वो चाय बागान के मजदूरों का मामला हो, उसको भाजपा ने सुलझाया, इस सरकार ने सुलझाया। 200-300 वर्षों से उनको पट्टे दिए, अधिकार दिए। महिलाओं का अरुणोदय योजना जो है, कल यहीं पर महिलाएं जो है बिहू नृत्य कर रही थी, होली खेल रही थी, गुलाल लगा रही थी। बहुत बड़ा जो टारगेट है, बहुत बड़ा जो है, नारी शक्ति का सशक्तिकरण हुआ है। और वास्तव में सशक्तिकरण हुआ है। चुनाव के पहले अरुणोदय योजना के धनराशि जो कि बढ़ाने की भी घोषणा की गई थी और एक मुश्त पैसा भी दिया गया था। युवा जो है कहीं ना कहीं बड़ा चेहरा मानकर चलते हैं मामा को, मामा यानी कि बिल्कुल हिमंता बिश्वा शर्मा को। और राजनीति ये भी रही कि मामा वर्सेज मियाँ, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुसलमानों के यहाँ मियाँ कहा जाता है, वो भी रही। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर रहे जिससे यहाँ पर भाजपा ने हैट्रिक भी लगाई, शतक भी लगाया। और निश्चित तौर से वंशवाद की राजनीति को, विरासत की राजनीति को, पॉलिटिकल टूरिज्म को, अवसरवाद की राजनीति को, इन सबको हरा दिया। 3G थे, गौरव गोगोई, लुरिनज्योति गोगोई और अखिल गोगोई। केवल 1G जीते हैं, अखिल गोगोई जीते हैं शिवसागर में, तब जहां पर भाजपा और असम गण परिषद दोनों की फ्रेंडली फाइट थी, दोनों के चुनाव एक साथ लड़ रहे होते, एक सीट ऐसी थी, तो वहां पर अखिल गोगोई भी हारते। तो 5G का मुकाबला 3G से था। 3G, हाँ, तो 3G का जो 5G मॉडल था विकास का, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर साकार होता दिखा हुआ है। और निश्चित तौर से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है असम के लिए भी। चलिए, आपने 5G से जोड़ा और सेमीकंडक्टर यूनिट जो वहाँ पर लग रहा है, वो 5G की दुनिया में तो एक तरह से नया योगदान देगा। बहुत धन्यवाद अश्विनी, वक्त इतना ही है नया सवेरा में आपसे बात करने के लिए। अजय, एक चीज और बताऊंगा जी 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 अश्विनी, पूरी कीजिए बात। हाँ, केवल संकेत की बात है। कल वहाँ झालमुड़ी बांटी गई, मिठाई बांटी गई, यहाँ पर लोगों ने एक दूसरे को पेड़ा भी खिलाया। तो किस तरीके से राजनीति में जो बयानबाजियां की जाती है, लेकिन जनता का जब जनादेश मिलता है तो मिठाइयाँ भी यहाँ बटी, पेड़े भी यहाँ खाए गए। ये मैं बताना चाह रहा था। बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए। और आगे चलते हैं और तमिलनाडु का रुख करेंगे। तमिलनाडु की सियासत में थलापति विजय की पहली और धमाकेदार जीत ने वहां पर तूफान ला दिया है। 60 सालों से चले आ रहे AIADMK और DMK की वंशवादी राजनीति को विजय ने करारा झटका दिया। दिलचस्प है कि 80% से अधिक हिंदू आबादी वाले तमिलनाडु में जोसेफ विजय चंद्रशेखर के रूप में एक ईसाई ने भारी जीत दर्ज की। विजय की ये पार्टी जो तमिलगा वेट्री कड़गम है, 107 सीटें जीतकर इसने नया रिकॉर्ड बनाया। बिल्कुल, हालांकि बहुमत की अगर हम बात करें तो पार्टी को बहुमत के लिए 118 सीट के आंकड़े की जरूरत है। तो ऐसे में राज्य में गठबंधन की सरकार बनना तो तय है, लेकिन ये कैसे और कब होगा ये कहना अभी काफी मुश्किल है, क्योंकि बीते कल ही नतीजे आए हैं और अब पूरी रणनीति जो है इसको लेकर पूरी तैयार की जाएगी रणनीति। और ऐसे में लेकिन सीधे तौर पर अगर हम TVK की बात करें तो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और पहली बार में काफी मजबूत जीत दर्ज करती हुई कहीं ना कहीं TVK इस बार नजर आई है। अभिनेता से नेता बनने का ये सफर विजय का, और इसके साथ ही अपनी पार्टी को बड़ी पार्टी भी बनाया उन्होंने TVK को। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये मेहनत तो रंग लाई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ AIADMK और DMK के लिए एक कड़ा झटका भी है कि अगर जनता आपको 5 साल का मौका देती है तो या तो आप कामकाज कीजिए, वरना आपको साइड करके और एक नई पार्टी को भी मौका दिया जा सकता है। क्यों अजय? बिल्कुल,
stress to my son because I'm seeing last 2 years his confidence level. Okay, his confidence level is fantastic, and faith. I'll come as Chief Minister of Tamil Nadu. 1% doubt is not there with Vijay. That is his confidence level. चलिए, चेन्नई में निशांत राय हमारे साथ जुड़े हैं टीवी के हेडक्वार्टर पर। निशांत ने चेन्नई की राजनीति को वहां पर ग्राउंड से कवर किया। निशांत, बहुत धन्यवाद एक बार फिर से जुड़ने के लिए। अब इसके आगे क्या चेन्नई में? एक बार तो हमने देखा, सभी को चौंका दिया टीवी के ने। हालांकि इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बम्पर जीत मिलेगी। शानदार सिनेमाई उनकी जो करिश्मा था, सिनेमाई करिश्मा, उसको उन्होंने अब जननायक अब उन्होंने बना दिया है। नायक से जननायक का जो सफर है, इसके आगे अब आपको राजनीति किस तरह से दिखाई दे रही है, जब डीएमके और एआईडीएमके जो एक दूसरे को एक तरह से रिप्लेस करते आ रहे थे, तीसरे विकल्प को जनता ने चुना? देखिए, बिल्कुल तमिलनाडु में एक्टर विजय ने एमजीआर की बात की जाए या जयललिता की बात की जाए, उसके बाद एक बड़ी जीत हासिल की है। और तमिलनाडु में सिनेमा का कितना प्रभाव है, इन तीन लोगों के नाम से साफ झलकता है कि यहाँ की सियासत पर सिनेमा का एक तरीके से कब्जा भी कहा जा सकता है। इस समय मैं टीवी के हेडक्वार्टर के बाहर हूँ और कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि एक बार तस्वीर दिखाएं। एक्टर विजय यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद आने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां यहाँ पर जोरों पर है। टीवी के हेडक्वार्टर है जिसको सजाया गया है और बाहर आप देख सकते हैं एक तस्वीर लगाई गई है सीएम की, और सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए एक्टर विजय आपको नजर आ रहे होंगे। और ये कहा जा सकता है कि फिल्म अभिनेता विजय ने जिस तरीके से बम्पर जीत हासिल की है, उसका असर ये है कि पूरी तमिलनाडु में डीएमके एआईएडीएमके की सियासत को अब बदलने का समय आ गया। और ये केवल इन दो राजनीतिक दलों को नहीं, बल्कि भारत में जितने राजनीतिक दल हैं उनके लिए एक बड़ा सबक है कि अगर आप वही घिसे पिटे मुद्दे, उन्हीं बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता को कोई नया विकल्प मिलेगा, जनता उसको चुनेगी। और कहीं ना कहीं तमिलनाडु में हुआ है, जिस तरीके से द्रविड़ पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो लंबे समय से डीएमके करती आई और फिर उसके बाद एआईएडीएमके भी उसी पॉलिटिक्स को करते आई। लेकिन अगर विजय की बात करें तो विजय ने इन दोनों पॉलिटिक्स से किनारा किया, डेवलपमेंट की बात की, युवाओं की बात की, महिलाओं की बात की, और उसका असर यह हुआ कि 108 सीटें जीत कर आए। लेकिन विजय के लिए अभी भी राह आसान नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो जादुई आंकड़ा 118 का है और अभी भी 10 सीटों का अंतर है, उन 10 सीटों के अंतर को कैसे पाटा जाएगा। अगर बात की जाए अन्य राजनीतिक दलों की तो कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की 5 सीटें हैं, लेकिन वो भी जो कल विजय के अगर फादर की बात की जाए तो उन्होंने बोला था कि कांग्रेस अगर 7 आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये जादुई आंकड़ा नहीं छुआ जा सकता। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, इनके दो है और ये अभी फिलहाल सभी डीएमके के अलायंस में है। तो ये देखना होगा कि डीएमके के अलायंस से पार्टियां टूटती हैं या एआईडीएमके के अलायंस से जो छोटी पार्टियां हैं वो टूटती हैं, या विजय डीएमके के साथ जाते हैं या विजय एआईएडीएमके के साथ जाते हैं। हालांकि विजय का पूरा चुनावी कैंपेन अकेले दम की बात उन्होंने कही थी, अकेले चुनाव भी उन्होंने लड़ा, और ऐसे में अब अलायंस पार्टनर जब वो चुनेंगे तो उनकी सियासत क्या होती है बेहद महत्वपूर्ण है। 10 सीटों का फासला है, लेकिन ये फासला काफी बड़ा नजर आ रहा है फिलहाल तमिलनाडु की सियासत में। बिल्कुल आपने कहा। और लेकिन आगे चलते हुए अगर इसी की हम बात करें तो जो गठबंधन है कांग्रेस और डीएमके का, वहां पर उसका क्या होगा? और जो बड़े बड़े वायदे किए हैं, हमने देखा कि पहले तमिलनाडु की जनता ने हमेशा वायदों को तरजीह दी है। पहले भी बड़े बड़े जो लुभावने वायदे किए जाते थे उस पर वोटिंग हुई है। इस बार भी चाहे वो 8 ग्राम सोना हो या फिर रेशमी साड़ी हो, इस तरह के जो वायदे विजय ने किए हैं, कहीं ना कहीं उनको केंद्र की जरूरत होगी। इतने बड़े पैमाने पर अगर आप जनता को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो शायद आपको पैसे की जरूरत होगी। ऐसे में क्या वो डीएमके या कांग्रेस या उनके अलायंस का सहयोग लेंगे या फिर बीजेपी से गुजारिश करेंगे भाई साथ में मिलकर सरकार बनाए? देखिए, विजय का पूरा कैंपेन जो था वो डीएमके के खिलाफ था, और अगर डीएमके के सहयोग लेते हैं तो विजय भविष्य में अपनी राजनीति जो उनको जनता ने मजबूती के आधार पर दी है उसको गवा सकते हैं। क्योंकि डीएमके के साथ अलायंस में मुस्लिम लीग भी है, डीएमके के साथ अलायंस में कांग्रेस भी है, डीएमके के साथ अलायंस में कम्युनिस्ट पार्टीज भी हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि विजय रास्ता क्या चुनते हैं। दूसरी तरफ एआईएडीएमके है, बीजेपी है,
तमाम अन्य राजनीतिक दल हैं, तो यहाँ पर विजय क्या AIADMK को तरजीह देते हैं? और दूसरी तरफ सवाल ये है कि AIADMK क्या विजय को समर्थन करेगा या DMK विजय को समर्थन करेगा? देखिए अजय, अभी बहुत ज्यादा यहाँ पर जो सिचुएशन है, चूंकि विजय का कोई भी पॉलिटिकल बयान उनकी पार्टी की तरफ से नहीं आया है, और रही बात राजभवन की, ना तो अभी तक स्टालिन का इस्तीफा हुआ है और ना TVK ने राजभवन को अप्रोच किया है, माफ कीजिएगा लोक भवन को, ना तो TVK ने अप्रोच किया है। तो देखने वाली बात होगी। आज पहले विजय यहाँ पर तमाम जो TVK जीते हुए विधायक है अपने हेड ऑफिस पर सभी आएंगे, और लगभग कहा जा रहा है 9:30-10 के आसपास बड़ी संख्या में विधायकों के आने के बाद एक्टर विजय यहाँ आएंगे और पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी इस पर चर्चा करेंगे। विजय के साथ साथ शायद प्रशांत किशोर की भी रणनीति को एक बार याद करना पड़ेगा, और पहली बार इस पार्टी को सत्ता में लाने का श्रेय जाता है, लेकिन शायद रणनीति का काम अभी भी पीके का खत्म नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत वक्त निकालने के लिए। और चलिए इसी के साथ नया सवेरा में बढ़ते आगे और अन्य तमाम खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद एवं टोबैगो के 9 दिवसीय दौरे पर हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने किंगस्टन में जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलिस जेम से खास मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन संदेश दिया। दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक, आर्थिक और लोगों के बीच आपसी सहयोग को प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने भारत जमैका संबंधों को और मजबूत करने के लिए जमैका के प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता की सराहना की। और वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जमैका को भारत की ओर से 10 भीष्म क्यूब उपहार स्वरूप भेंट की है। और इस मौके पर जमैका के प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और साथ ही विदेश मंत्री कामिनाज स्मिथ भी वहां पर मौजूद रहे। ये तस्वीर उस दौरान की आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। दरअसल जो भीष्म क्यूब है वो मोबाइल अस्पताल प्रणाली आपदाओं और आपात स्थितियों के दौरान तुरंत तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। जमैका के लिए ये क्यूब आपात स्थिति से निपटने में बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। भीष्म क्यूब का उपहार दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती, आपदा तैयारियों को लेकर के प्रतिबद्धता और नवाचार के परिणाम का प्रतीक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका में उद्योग और व्यापार जगत की हस्तियों के साथ भी बातचीत की है। उन्होंने विविधता, विश्वसनीय साझेदार और गहरे व्यापारिक संबंधों की आवश्यकता के महत्व को प्रमुखता के साथ सामने रखा। विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय दोनों संभावनाओं के लिए दोनों ही देशों के बीच जो आर्थिक सहयोग है उसकी संभावनाओं को और अधिक सक्रिय रूप से पता लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके साथ ही एस जयशंकर ने बैठक के आयोजन के लिए उद्योग मंत्री सेनेटर हिल ओपन का भी आभार प्रकट किया है। तो ग्लोबल साउथ का आउटरीच जो भारत की प्राथमिकता रहा है, उसमें ये 3 दिनों की जो यात्रा है, 9 दिनों की यात्रा है माफ कीजिएगा, और 3 देशों की, ये कई सारे नए मौके लेकर के आ सकती है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हमारे स्पेशल सेगमेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं, आप देखते रहिए नया सवेरा। खिसते, तोड़ते, कुटते, गिरते, नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, MDH शाही पनीर मसाला। पनीर हो गया मस्त बना डाला। MDH का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच MDH। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना है डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त सी साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का नया सवेरा के आज के सेगमेंट में। साइबर अलर्ट में हम बात करेंगे कैसे साइबर ठग अब फर्जी तरीके से पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपके साथ स्कैम कर रहे हैं और कैसे आपको इनसे बचना जरूरी है। आइए आपको दिखाते हैं। पासवर्ड रीसेट फ्रॉड, इसे लेकर कई दर्शकों ने हमें आगाह भी किया है। होता यह है कि साइबर ठग आपको नकली पासवर्ड रीसेट मैसेज भेजते हैं।
ये ईमेल या एसएमएस से आ सकते हैं। ये मैसेज असली सर्विस मैसेज जैसे ही दिखते हैं। अगर आपने रीसेट नहीं मांगा और ऐसा कोई मैसेज आता है तो समझ लीजिए ये हैकिंग की कोशिश हो सकती है। ऐसे मैसेज अक्सर क्रेडेंशियल स्टफिंग की वजह से आते हैं। इसमें हैकर्स चुराए हुए यूजर नेम्स और पासवर्ड्स जो इन्हें डार्क वेब से भी मिल जाते हैं, वो इन्हें कई वेबसाइट्स पर आपको टारगेट करते हुए आजमाते हैं। अगर पासवर्ड मिल जाता है यानी काम कर जाता है तो फिर वो रीसेट लिंक भेजकर अकाउंट पर कब्जा कर लेते हैं। कभी कभी ये नकली लिंक आपको क्लिक करने पर फिशिंग साइट या फिर मैलवेयर तक ले जाते हैं। नकली रीसेट मैसेज पहचाने कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, अगर आपने लॉगिन नहीं किया है कहीं पर लेकिन आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का कोड, रीसेट ईमेल या एसएमएस मिलता है तो इसका मतलब है कि किसी के पास आपका पासवर्ड है। कोई आपके अकाउंट में घुसने की कोशिश कर रहा है। पासवर्ड बदल डालें। अगर रीसेट मैसेज आपको कोई भी आता है तो साथ में आता है एक लिंक। आप इस लिंक पर क्लिक ना करें, सीधे आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर जाकर ही चेक करें कि रीसेट असली है भी या नहीं। आप अपने लॉगिन हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं अपने अकाउंट, जैसे गूगल, एप्पल, बैंक, सोशल मीडिया। यहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं कि कोई अनजान डिवाइस या लोकेशन तो नहीं दिख रही। मजबूत और नया पासवर्ड जरूर बनाना चाहिए। पुराना पासवर्ड दोबारा ना रखें। पासवर्ड मैनेजर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पासवर्ड्स को मैनेज करने के लिए। और हाँ, एंटीवायरस से अपनी डिवाइस जरूर चेक करें ताकि मैलवेयर या स्पाईवेयर को पकड़ा जा सके। और भारत है उत्सवों का देश, यहाँ पर हर दिन एक उत्सव होता है। वक्त हो चला है एक दिन एक उत्सव का। संकष्टी चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। मंगलवार को पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी को अंगार की चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी हिंदू धर्म में भगवान गणेश को समर्पित एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। जब ये मंगलवार को पड़ती है तो इसे अंगार की चतुर्थी कहा जाता है, जो साल में बहुत कम बार आती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश और मंगल ग्रह की संयुक्त ऊर्जा विशेष फल प्रदान करती है और जीवन के संकटों को दूर करती है। इस दिन श्रद्धालु सूर्योदय से चंद्रमा उदय तक व्रत रखते हैं और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा में दुआ घास, लाल फूल और मोदक अर्पित किए जाते हैं। ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप कर भक्त भगवान से सुख, समृद्धि और सफलता की कामना करते हैं। शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद श्रद्धालु अर्घ्य देकर व्रत का पारण करते हैं। मान्यता है कि इस दिन किया गया व्रत पूरे वर्ष की संकष्टी चतुर्थियों के बराबर फल देता है और जीवन की बाधाओं को दूर कर खुशहाली लाता है। अंगार की चतुर्थी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का पर्व है, जो भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और एक दिन एक उत्सव के बाद अब देखते हैं खबरें खेल जगत से, हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप में आज भारतीय टीम जापान का सामना करेगी। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। एशियन अंडर 17 लड़कों की प्रतियोगिता में यश यादव ने 50 किलो वर्ग में तुर्कमेनिस्तान के सुलेमान अहमदेव को 5-0 से हरा दिया। वहीं करुणा अर्स्टन क्रोम ने 60 किलोग्राम में ताजिकिस्तान के अली नजरोव को 4-1 से मात दी। आज देर रात यूएफए चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल के दूसरे लेग के मुकाबले में आर्सेनल का सामना एटलेटिको मैड्रिड से पहले लेग का मैच रहा था 1-1 से ड्रॉ। और अब नया सवेरा में बात कर लेते हैं मौसम की।
और इसी के साथ चलिए अब नया सवेरा में जाते जाते आपको दिखाते हैं न्यूयॉर्क मेट गाला की ग्लैमरस तस्वीरें और इस ग्लोबल मंच पर जहां दुनिया भर के कई नामी सितारों ने अपने फैशन का जलवा बिखेरा। भारतीय संस्कृति की भी सुंदर झलक देखने को मिली। करण जौहर ने राजा रवि वर्मा की कला से प्रेरित परिधान में शानदार डेब्यू किया। ईशा अंबानी ने अपनी डिजाइनर साड़ी को एक जीवित कैनवस बना दिया। फैशन और ग्लैमर की इसी अद्भुत मेले के साथ आप एंजॉय कीजिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।